दोस्तों नमस्कार और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। 3 जून 2026 यानी कि आज यूपी टीजीटी 2022 की परीक्षा 4 साल के बाद संपन्न हो रही है। 3 और 4 जून को ये परीक्षा करवाई जाएगी। जैसा कि आपने देखा होगा क्वेश्चन पेपर को, जो 2021 में यूपी टीजीटी की परीक्षा हुई थी, अगर वो जो क्वेश्चन पेपर है उसको वर्तमान में जो परीक्षा हो रही है उसके क्वेश्चन पेपर से आप मैच कराएंगे तो अंतर जो है 19-20 का नहीं, आपको 10-20 का दिखाई देगा। वर्तमान समय में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बहुत ही डीप में जाके पूछे जा रहे हैं, और मुझे पता नहीं क्यों ये ऐसा लग रहा है कि जो पेपर सेटर हैं वो एआई का भी भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं प्रश्नों को सेट करने के लिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न ना परंपरा में नहीं थे। फिलहाल अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो पहला पार्ट मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने पॉलिटी के सभी क्वेश्चंस सिविक्स के अंतर्गत डिस्कस किए हुए थे, और अब ये पार्ट 2 होगा जिसमें हम इतिहास के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था कि पंजाब और सिंध के बाहर किस क्षेत्र में पुरातत्वविदों द्वारा हड़प्पा नहरों के अवशेष खोजे गए थे। तो ऐसे प्रश्न बहुधा नहीं पूछे जाते थे जो कि अब पूछे जा रहे हैं, यानी कि आपको अपनी पढ़ाई का लेवल भी थोड़ा डीप करना पड़ेगा, तभी आप ऐसे प्रश्नों को हल कर पाएंगे। सोरतुघई इसका आंसर है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। और फिलहाल ये जो क्लास होगी इसमें मैं आपको केवल क्वेश्चन आंसर ही दूंगा और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारतीय राज्यों की प्रशासनिक संरचना में विशेष रूप से चोल युग के दौरान उन क्षेत्रों में जहां जमींदार भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, ग्राम सभा के लिए विशिष्ट नाम क्या था। सभा, नाडु, नगरम या उर। तो इसका आंसर है उर। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला है, उत्खनित पुरातात्विक स्थल भिर्राना किस भारतीय राज्य में स्थित है। ठीक है, हाल ही में उत्खनित जो पुरातात्विक स्थल है भिर्राना, यह किस राज्य में है दोस्तों। तो ये मिला था हरियाणा में। ठीक है, प्रश्नों को देखिएगा आप। ठीक है, हरियाणा में एक फतेहाबाद जिला है, वहीं पर ये मिला था। अगला क्वेश्चन है कि 1279 में गयासुद्दीन बलबन ने लखनौती बंगाल में तुगरिल के विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा था। देख रहे हैं आप। तो ये जो दोस्तों इसका आंसर होगा ये होगा अमीन खान। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अशोक के शिलालेखों के वितरण के अनुसार अफगानिस्तान क्षेत्र में स्थित शिलालेखों के लिए कौन सी 2 विशिष्ट लिपियां प्रयुक्त की गई हैं। जो अशोक के शिलालेख हैं उनके मुताबिक अफगानिस्तान में स्थित जो शिलालेख हैं उनके लिए कौन सी 2 विशिष्ट लिपियां हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे इसके बारे में, आरमाइक और ग्रीक। ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा, आरमाइक और ग्रीक। तो इसका जो आंसर है ये आरमाइक और ग्रीक होगा। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसने 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष कहा था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको सभ्यता और बर्बरता के बीच का संघर्ष कहा गया था टी.आर. होम्स के द्वारा। इसका उत्तर विकल्प डी था। ओके, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध ने एक स्वप्न का वर्णन किया है जिसमें 4 विभिन्न वर्णों यानी कि 4 विभिन्न रंगों के पक्षी चारों दिशाओं से आकर उनके पैरों के पास बैठ जाते हैं। तो दोस्तों ये वर्णन अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। 8 का उत्तर विकल्प बी होगा। ठीक है, मलिकपुर में कुतुब से लगभग 3 मील दूर सुल्तानगढ़ी स्थित है। सुल्तानगढ़ी, जिसे 1231-32 ईस्वी में सुल्तान के सबसे बड़े पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के मकबरे के रूप में बनाया गया था। तो इस स्मारक का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों नासिरुद्दीन महमूद ये सबसे बड़ा पुत्र था इल्तुतमिश का। इसका उत्तर विकल्प डी होगा, यानी कि इल्तुतमिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निवासा में स्तरीकृत संदर्भ में मध्य पुरा पाषाणकालीन शिल्प कृतियों की खोज सबसे पहले किसने की थी, जिनसे निवासन उद्योग शब्द प्रचलित हुआ है। निवासन उद्योग ये शब्द प्रचलित हुआ है। तो इसका आंसर होगा H.D. सांकलिया। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, बुद्ध का पहला उपदेश, ये तो आसान क्वेश्चन था, आपको पता ही है कि बुद्ध का जो पहला उपदेश है ये सारनाथ में दिया गया था। धम्मचक्र प्रवर्तन के नाम से इसे जाना जाता है, और वह नाम जिससे अशोक ने अपने शिलालेखों में स्वयं का उल्लेख किया है, जिसका अर्थ देवताओं के प्रिय सौम्य मुख वाला, यानी कि देवानाम प्रिय प्रियदर्शी। ऑप्शन बी, ये तो आसान क्वेश्चन में होगा, इसको आप लगा सकते हैं।
इब्न बतूता ने किस दिल्ली सुल्तान के अधीन काजी के रूप में सेवा की थी? इब्न बतूता दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इसको जो इस्लामिक कानून है उसका काफ़ी ज्ञान था, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक काफ़ी इससे प्रभावित था और इसने इसे दिल्ली का काजी बना दिया था। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। भीमबेटका चलचित्रों के बारे में देखिए, यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है कि भीमबेटका चलचित्रों का अध्ययन V.S. वाकड़कर, यशोधर मठपाल और एरविन न्यूमायर ने किया था। ये बिल्कुल सही है आपका। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों आपके इसमें सही हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, मोती मस्जिद को अपनी श्रेणी की सबसे विशुद्ध, सबसे सुरुचिपूर्ण इमारतों में से एक, जैसी दुनिया में कहीं और मिलना कठिन है, के रूप में किसने वर्णित किया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, ये विकल्प बी होगा। जेम्स फर्ग्यूसन ने कहा है ये। नौसारों से प्राप्त एक असामान्य मूर्ति जिसमें स्त्रियोचित शिरोभूषण पहने एक पुरुष को एक शिशु को पकड़े हुए दर्शाया गया है, यह किस सामग्री से बनी है? तो नौसारों से प्राप्त यह एक असामान्य मूर्ति है। तो इसमें स्त्रियोचित शिरोभूषण बने हुए एक पुरुष को एक शिशु को पकड़े हुए दर्शाया गया है। तो ये सेलघड़ी से। ठीक है, ऑप्शन बी 16 का जो है, सॉरी, इसका जो उत्तर है ये टेराकोटा। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 16 का डी आपका करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, चौरी चौरा की घटना हुई थी कब? ये दोस्तों हुई थी 1922 में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बिल्कुल सही है, 1919 में हुआ था। और लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन ये दिसंबर 1929 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों, जो असहयोग आंदोलन था इसका जो शुभारंभ हुआ था कब हुआ था? 1920 में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पर क्रम से आपको बैठाना है। तो सबसे पहले आएगा आपका जलियांवाला बाग। ठीक है, यानी कि 2 सबसे पहले आएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। इसके बाद आएगा 1920 वाला, यानी कि 4 असहयोग आंदोलन। फिर आएगा आपका चौरी चौरा। ठीक है, 1922 यानी कि पहला वाला। तो इसके बाद आएगा ये जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन है। ठीक है, ये आएगा 3। तो ये जो क्रम होगा 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये विकल्प ए में दिया गया है। ठीक है, ये इसका सही उत्तर थे। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हड़प्पा स्थल विशाल स्नानागार संरचना और विशाल अन्नागार अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए है, मोहनजोदड़ो। देखिए, अगर किसी भी प्रश्न के उत्तर में आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट कीजिएगा। मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको मैं सर्वशुद्ध उत्तर यहाँ पर उपलब्ध करवा सकूँ। जो ये PDF जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपको टेलीग्राम पर मैं शेयर कर दूँगा। प्लस अगर काफ़ी लंबा समय जब बीत जाता है तो टेलीग्राम पर जो फाइलें होती हैं गुम हो जाती हैं, तो इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ से जाकर आप इसे एनी टाइम कभी भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, अगर कोई भी आपको यहाँ पर संशय है तो पूछिएगा। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। एटलीस्ट अपने 5 दोस्तों को तो आप इसे शेयर कर ही सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं और जिनको इसकी ज़रूरत है। ओके, अगला क्वेश्चन है, पातिमोक्ष जो भिक्षुओं के लिए 227 और भिक्षुणियों के लिए 311 मठवासी नियम निर्धारित करता है, किस बौद्ध ग्रंथ का हिस्सा है? तो दोस्तों, ये जो बौद्ध ग्रंथ है कौन सा है? सुत्त विभंग। ठीक है, सुत्त विभंग, ये विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट होगा। अशोक के अधिकांश जो शिलालेख हैं वो किस भाषा में थे? तो इसका उत्तर क्या होगा बताओ? तो ये होता है दोस्तों प्राकृत भाषा। ठीक है, प्राकृत भाषा में थे। जो लिपि होती है वो होती है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, प्राकृत भाषा में, और लिपि जो थी ब्राह्मी लिपि का इस्तेमाल किया गया था। तो विकल्प बी आपका करेक्ट है। किस मुगल सम्राट ने चित्रकारों उस्ताद मंसूर और अबुल हसन को नादिर उल अस्र और नादिर उल जमान की उपाधियां प्रदान की थी? तो ये सब काम जहांगीर करता था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों कि जो अधिकारी होते थे और जो उनके कार्य होते थे ये आपको यहाँ पर मैच कराना था। तो दीवाने तन का काम क्या होता था? संपत्तियों और वेतन का प्रबंधक। मुस्तौफी मतलब आय और व्यय का निरीक्षक। वाक्यानवीस कार्यालय प्रबंधक एवं रिकॉर्ड्स का पर्यवेक्षक होता था। और मुशरिफ जो होते थे ये घटनाओं और शाही आदेशों का संरक्षक होता था। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका मैच होगा जो भी आपका उत्तर बने। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांसवा बर्नियर ने किस मुगल राजकुमार के चिकित्सक के रूप में सेवा की थी? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा दारा शिकोह। विकल्प ए इसका सही है।
और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ऋग्वेद में उल्लिखित 7 प्रकार के यज्ञ पुरोहितों यानी कि सप्तहोत्री में एक नहीं था। तो दोस्तों इसमें जो सप्तहोत्री हुआ करते थे उसमें से एक कौन सा नहीं था, तो इसका जवाब होगा उदात्री। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा शैव संप्रदाय सबसे पहले यौगिक प्रथाओं से जुड़ा था और ऐसे तपस्वियों के रूप में वर्णित किया गया था जो अपने शरीर पर राख मलते थे। तो ये होते थे दोस्तों पाशुपत। ठीक है, 25 का बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है किस हड़प्पा स्थल पर सोने चांदी कांसे बहुमूल्य पत्थर एगेट 36 लंबे कार्नेलियन मनकों और कांसे के स्पेसर मनकों वाले आभूषणों से भरा टेराकोटा का एक छोटा सा घड़ा मिला था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे और इसका आंसर था राखी गढ़ी से। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट है। शिलालेखों में परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये तो आप जानते ही होंगे। किस प्रमुख व्यक्तित्व को इंडिया ए नेशन और हाउ इंडिया रॉड फ्रॉम फ्रीडम नामक राजनीतिक कृतियों का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर ये जो किताबें हैं ये किताबें किसकी हैं? तो ये एनी बेसन की किताबें हैं। विकल्प ए आपका इसमें करेक्ट है। ये देखिए कृति और ये कब जो है प्रकाशित हुई थी, कब लिखी गई थी, ये आपको मैच कराना था। तो मिफ्ताह उल फुतूह, आसिका, नो सिपिहर और किरान उस क्या लिखा गया है, स्पर्दैन जो भी लिखा गया है। तो मतलब ये जो सभी किताबें हैं ना, ये किसकी किताबें हैं? ये अमीर खुसरो ने लिखी हैं। ये आप ध्यान रखना, ये चारों की चारों जो किताबें हैं ये अमीर खुसरो की किताबें हैं। ठीक है, तो मिफ्ताह उल फुतूह ये 1291 में लिखी गई थी, ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, सही सीधे। आसिका ये 1316 में, ये भी आपका सही है। इसके बाद किरान उल स्पेदन ये जो है लिखा गया था 1289 में। ठीक है, और नो सिपरा 1318 में लिखा गया था। तो ये सब आपके बिल्कुल मैच हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 ये विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि होमो वंश के वर्गीकरण में किस प्रजाति को विशेष रूप से औजार बनाने वाला के रूप में नामित किया जाता है? तो बात यहाँ पर दोस्तों हो रही है होमो वंश यानी कि मानव के, जैसे कि जो प्राचीन काल में एक वर्गीकरण किया गया है। होमो सैपियंस तो नहीं था, होमो हैबिलस था ये। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। वह उदारवादी नेता कौन थे जिन्हें महात्मा गांधी ने भारत आगमन पर अपना राजनीतिक गुरु स्वीकार किया था? तो ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी आपका सही है। बुद्ध की मुख्य शिक्षाओं में अनित्य, अनत्ता और दुख की अवधारणाएं शामिल हैं। अनत्ता का अर्थ क्या है? अनत्ता का अर्थ दोस्तों होता है आत्महीन, सोललेस। ऑप्शन बी। फरवरी 1922 में किस स्थान पर हुई हिंसक घटना के कारण महात्मा गांधी को अचानक असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा था? तो ये आप जानते ही होंगे, चौरी चौरा। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के लिए एक उपाधि दी गई थी लाख बख्श की। यहाँ पर विकल्प ए करेक्ट है। अगला है कि 1578 में गोवा के पुर्तगाली वायसराय द्वारा अकबर के दरबार में राजदूत के रूप में किसे भेजा गया था? तो बताइए किसे भेजा गया था? तो दोस्तों ये भेजा गया था एंटोनियो कैब्रल को। यहाँ पर विकल्प ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है ऋग्वैदिक समाज में परिवार के मुखिया के लिए परिवार को कहते थे कुलर, क्या कहते थे? कुल। और जो मुखिया होता था उसे कहते थे कुलप। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध की प्रारंभिक शिक्षाएं पाली भाषा में संकलित की गई थी। इसका उत्तर विकल्प बी होगा। अशोक के शिलालेखों के अनुसार इत्थिजक महामत किसके लिए उत्तरदायी थे? तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा ये होगा महिला कल्याण, वेलफेयर ऑफ वुमेन। विकल्प सी सही है। किसने तुर्की में एक दीवान और मुबैयन नामक मसनवियों का एक संग्रह लिखा जो मुस्लिम कानून पर एक ग्रंथ है? तो दोस्तों ये किताब लिखी गई थी बाबर के द्वारा। ठीक है, विकल्प ए। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में स्वतंत्र राष्ट्र के आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो आपको याद ही होगा 13 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, 40 का जो है बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने दमनकारी कानूनों को वापस लेने के लिए अंतिम चेतावनी अल्टीमेटम दी और सत्याग्रह के रूप में कर न चुकाने की धमकी दी। उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रेडिंग। ठीक है, लॉर्ड रेडिंग का टाइम कब से कब तक था? 1921 से लेकर 1926 तक रहा था ये। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है प्राचीन जैन शास्त्रों का स्वरूप निर्धारित करने के लिए जैन धर्म की पहली महासभा कहाँ पर आयोजित की गई थी। तो दोस्तों जो जैन धर्म की पहली महासभा थी ये आयोजित हुई थी कहाँ पर, जी हाँ, पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, तो 42 का सी आपका करेक्ट है, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है ऋग्वेद में ऊषा के बारे में पहला कथन है ऊषा को भोर की देवी माना जाता है, ये आपका करेक्ट है। और ऋग्वेद में उनका 300 बार उल्लेख है और 20 सूक्त उसकी स्तुति में समर्पित हैं। तो केवल पहला ही कथन आपका सही है, ए सही है, एक सही है, दूसरा वाला गलत है। कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है। ठीक है, आपका उत्तर विकल्प डी होगा। अगला क्वेश्चन है मुंडी गाक दक्षिण पूर्व अफगानिस्तान में अरगंदाब नदी की एक सूखी सहायक नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल का उत्खनन 1950 और 1960 के दशकों में किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो उत्तर होगा ये रहेगा जे.एम. कासल, ऑप्शन बी सही है। मिर्ज़ा गुलाम अहमद द्वारा लिखी गई वह कौन सी पुस्तक थी जिसमें उनके धार्मिक सिद्धांतों का वर्णन किया गया था। तो ये जो किताब है यह है बराहीन ए अहमदिया, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन जेम्स प्रिंसेप जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला तो उन्होंने 1830 के दशक में भारत में कौन सा पद संभाला था। तो टकसाल में अधिकारी थे ये, ऑप्शन बी, ऑफिसर इन द मिंट। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर देखेंगे, देखिए शिवाजी के अधीन अधिकारी और उनके नाम क्या थे ये आपको मैच कराना था। जैसे कि आप देखेंगे सुरनी सचिव वित्त मंत्री, सुरनी सचिव जो थे ये वित्त मंत्री हुआ करते थे। तो वित्त मंत्री कौन थे, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर बनेगा क्या बनेगा, जी हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन सी, एक बिल्कुल एकदम सही मैच हो रहा है आपका। ठीक है, आणाजी दत्तो। वाक्या नवीस यानी कि गृह मंत्री कौन बने थे, दत्ताजी त्रयंबक। सेनापति ये थे हबीर राव मोहिते एंड न्यायाधीश रावजी निराजी, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है कि 1859 के किस प्रकाशन ने मानव उत्पत्ति को सृष्टि का एक कृत्य मानने वाले पारंपरिक विश्वास को चुनौती दी और पशुओं से मानव विकास के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ये जो मतलब किताब का नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये चार्ल्स डार्विन ने लिखा था, ये आपको पता ही होगा। तो इसका उत्तर विकल्प ए है। ओके, अगला क्वेश्चन है हड़प्पाई मुहर जिसे सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु माना जाता है के निर्माण में किस विशेष सामग्री का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों ये जो विशेष सामग्री थी कौन सी थी, ये था सेलखड़ी, ऑप्शन सी सही है। और राजगृह मगध की प्रारंभिक राजधानी का प्राकृत में शाब्दिक अर्थ क्या है। राजगृह का शाब्दिक अर्थ, तो ये दोस्तों था राजा का घर। ठीक है, 50 का बी ये आपका करेक्ट होगा। अगला है मिर्ज़ा अस्करी को किसने अहमदाबाद में मुख्यालय के साथ गुजरात का वायसराय नियुक्त किया और अनुभवी हिंदू बेग को उसका सलाहकार नियुक्त किया था। तो आपको याद होगा 1535 में हुमायूं ने गुजरात के बहादुर शाह को हराया था और उसके बाद, ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर बनेगा विकल्प डी, हुमायूं ने। ठीक है, तो उसके बाद हुमायूं ने मिर्ज़ा अस्करी को अहमदाबाद में मुख्यालय के साथ गुजरात का वायसराय बनाया था। तो इसका उत्तर विकल्प डी होगा। अगला है कि अशोक के शिलालेख स्थल और वो किस स्थान पर स्थित हैं, ये आपको मैच कराना था। तो आइए देखते हैं, जैसे कि गिरनार ये जूनागढ़ जिला गुजरात में स्थित है, ए का 2 में जाके मैच होगा। और शाहबाजगढ़ी ये पेशावर जिला जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, 3 में मैच होगा। मानसेहरा दोस्तों ये जाएगा हजारा जिला पाकिस्तान में, मानसेहरा है। और कालसी जो है ये मिलेगा आपको देहरादून जिला उत्तराखंड में, ये आपका सुमेल है। ओके, अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत 4 शक्तिशाली राज्यों में विभाजित था। निम्नलिखित राज्यों को उसकी राजधानियों के साथ मिलाएं। यादव, काकती, होयसल और पांड्य, इनकी राजधानियाँ कौन कौन सी थीं। तो देखो दोस्तों इसका जो उत्तर बनेगा ना ये सीधे सीधे बन जाएगा आपका, ये 1 2 3 4 बिल्कुल। यादवों की राजधानी ये हुआ करती थी देवगिरी, काकती की वारंगल, होयसल की द्वार समुद्र और पांड्य की मदुरै। ठीक है, सब रट के देखिएगा, ऐसे प्रश्न दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो खासतौर से जो जीएसई प्रवक्ता वाले हैं वे तो क्वेश्चन पेपर रट के ही जाएंगे। नेक्स्ट है प्रागैतिहासिक संस्कृतियों और भूवैज्ञानिक युगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानक वर्गीकरण के अनुसार पुरापाषाण संस्कृतियाँ यानी कि प्लीस्टोसिन भूवैज्ञानिक युग से संबंधित है। दूसरा कथन है मध्यपाषाण और नवपाषाण संस्कृतियाँ
होलोसीन युग से संबंधित हैं। तो इसका उत्तर बनेगा दोस्तों 1 और 2 दोनों आपके करेक्ट हैं। 1 और 2 दोनों आपके सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को निर्धारित करने के लिए नियुक्त सीमा आयोगों की अध्यक्षता किसने की थी। अब यहाँ पर देखिए आपको रेड क्लिफ तो याद ही होगा, लेकिन चारों विकल्प में रेड क्लिफ है, तो सही वाले रेड क्लिफ कौन से हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जो सही वाले हैं ना, ये सिरिल रेड क्लिफ थे, यानी कि विकल्प सी आपका सही होगा। ठीक है, अगला है किसकी स्पष्ट और मनमोहक गज़लों ने उन्हें अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हिंदुस्तान का सादी की उपाधि दिलाई थी। ये थे अमीर खुसरो। ऑप्शन ए करेक्ट है। महात्मा गांधी ने लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में भाग लिया था। ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है उत्तर हड़प्पा स्थल और उनका स्थान। महाराणा दौलतपुर, कनमेर और ओरियो टिम्बो ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, ये आपको मैच कराना है। तो आइए देखते हैं। महाराणा दोस्तों मिलेगा आपको संगरूर जिला पंजाब में, ए का 3 से जाके मैच होगा। दौलतपुर दोस्तों मिलेगा आपको कुरुक्षेत्र जिला हरियाणा में, ठीक है, कुरुक्षेत्र में दौलत है। कनमेर ये दोस्तों मिलेगा आपको कच्छ जिला गुजरात में, ठीक है। और ओरियो टिम्बो ये भावनगर जिला गुजरात में स्थित है। तो इस प्रकार से ये आपका सुमेल हो गया। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में ऋग्वेद के किस मंडल में सोम की स्तुति के लिए सूक्त मिलते हैं। सोम की स्तुति के सूक्त दोस्तों मिलते हैं 9वें मंडल में। ऑप्शन ए सही है। अगला है मध्य पाषाणकालीन स्थल और उनके स्थान, जैसे कि आदमगढ़ कहाँ पर है, तिलवाड़ा, लंघनाज और चौपानी मांडो ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आदमगढ़। तो दोस्तों ये मिलेगा, ये आदमगढ़ आपको मध्य प्रदेश में, ठीक है। और ये जो तिलवाड़ा है ये मिलेगा आपको बाड़मेर में। लंघनाज तो ये आपका उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। और चौपानी मांडो ये भी दोस्तों आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। लंघनाज उत्तर गुजरात में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये उत्तर गुजरात में है, ठीक है। सी का 1 सही होगा। तो इस प्रकार से आपका जो विकल्प ए है ये आपका सुमेलित है। नेक्स्ट है आपका महावंश और दीपवंश के अनुसार निम्नलिखित में से किसके द्वारा अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। तो ये थे निगरोध। ऑप्शन सी सही है। संविधान सभा के वे कम्युनिस्ट सदस्य कौन थे जिन्होंने चेतावनी दी थी कि सभा वास्तव में ब्रिटिशों द्वारा नियंत्रित की जा रही थी और वह एक ब्रिटिश रचना थी। तो ये दोस्तों बड़ा ही मतलब सेंसिटिव वक्तव्य था और ये बात कही गई थी सोमनाथ लाहिड़ी के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट है। और आपका अंतिम प्रश्न ये पूछा गया था कि गियासुद्दीन बलबन ने दीवाने अर्ज के पद पर किसे नियुक्त किया था, ठीक है। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा इमाद उल मुल्क को। तो ये सेशन दोस्तों आपको कैसा लगा, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपसे एक विनम्र निवेदन है कि लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और PDF के लिए आप टेलीग्राम चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। और इसके बाद अगर आप पॉलिटी देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर बाकी कोई आपकी फरमाइश है कि इस सब्जेक्ट का आप आंसर की बना दीजिए तो वो भी मैं आपको बना दूंगा, बता दीजिएगा आप। थैंक यू।